हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एचसीवी में वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। आज मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 से करने वाला हूँ। अगर 1 to 35 में आपको कहीं पे भी डाउट है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में सारे क्वेश्चंस जो है वो कवर करे हैं। और आज यहाँ पे हम 36 से स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फिगर शोज अ पार्टिकल is sliding on a frictionless track which is terminating in a straight horizontal section। हमें यहाँ पे एक ट्रैक दिया है और ये ट्रैक जो टर्मिनेट हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। हमें कहा है कि इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स स्लिपिंग फ्रॉम पॉइंट ए, ये ए पॉइंट से ये जस्ट स्लिपिंग की शुरुआत हो रही है। इसका मतलब है कि ए पॉइंट के पास आप इनिशियल वेलोसिटी जस्ट 0 मान सकते हो क्योंकि यहीं से स्लिपिंग की जस्ट शुरुआत हो रही है। How far away from the track will the particle hit the ground? अब देखो क्या होगा, यहां से ये स्लिपिंग हो रही है और हमें ये कहा गया है कि पूरा ट्रैक जो है वो कैसा है, फ्रिक्शनलेस। तो यहां से ये धीरे धीरे नीचे आएगा, फिर ऊपर गया, फिर यहां पर पहुंचने के बाद ये पॉइंट में मान लेता हूं पॉइंट बी। यहां पे इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ये वेलोसिटी की वजह से क्या होगा कि ये आगे जाके गिरेगा। तो जो ये आगे जाके ग्राउंड पर गिरने वाला है वो कितने डिस्टेंस पे होगा वो हमें निकालना है। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है पर यहाँ पे इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अब हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था कि ये एच हाइट से अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है तो फिर ये आगे जाके जो गिरेगा उसी को हमने कहा था रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये रेंज अगर मैं निकाल लूंगा तो फिर जो है वो मैं टोटल डिस्टेंस निकाल पाऊंगा। तो अब सबसे पहले मुझे बी पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, फिर आगे हम रेंज निकालेंगे। बी पॉइंट की वेलोसिटी के लिए मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी में एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर पाऊंगा क्योंकि हमें दिया कि यहाँ पे कहीं पे भी फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट नहीं है। तो मैं ए और बी पॉइंट पर एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ए पॉइंट पर जब है तब काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि वहां पे वेलोसिटी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख पाएंगे mgh। तो मास m, g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g और हाइट ए पॉइंट जो है वो 1 मीटर हाइट पे। बी पॉइंट पे इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी बी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच। एच जो है वो हाइट है, वो है आपकी 0.5 मीटर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो देखो यहां से मास जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा तीनों में से। अब इसे सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने पर ये क्या मिलेगा 10। ये हो जाएगा VB स्क्वायर अपॉन 2 और ये 10 इंटू 0.5 दैट इज 5। 10 माइनस 5 इक्वल टू VB स्क्वायर अपॉन 2। तो आपका VB जो हो जाएगा वो हो जाएगा √10 मीटर पर सेकेंड। तो B पॉइंट के पास वेलोसिटी मुझे कितनी मिल गई, √10 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे तो ये चाहिए कि B के पास जो भी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी की वजह से ग्राउंड पे कितने डिस्टेंस पे हिट करेगा। अब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो हमने ये फॉर्मूला देखी थी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। एच हाइट से रेंज होती है वेलोसिटी इनटू टाइम और टाइम को हम लिखते थे √2h अपॉन जी। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस कवर करा बेसिकली वही हमारी रेंज होगी। तो वो रेंज को हम लिख पाएंगे वेलोसिटी इनटू √2h बाई जी। वेलोसिटी इज √10 इनटू हाइट जो है वो बी पॉइंट पे 0.5 अपॉन जी। जी की वैल्यू भी 10, √10 एंड √10 कैंसिल, 2 इंटू 0.5 1 मीटर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो वो हो गया 1। तो रेंज आपकी कितनी मिली 1 मीटर। इसका मतलब है कि यहां से 1 मीटर डिस्टेंस पे ये बॉल जो है वो ग्राउंड पे हिट करेगा। तो हमें जो पूछा है कि पार्टिकल हिट द ग्राउंड, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 मीटर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अब ब्लॉक वेट 10 न्यूटन, ब्लॉक का वेट हमें दिया है 10 न्यूटन, मतलब ब्लॉक के लिए mg वेट जो है वो हमारा 10 न्यूटन।
It is traveling down a smooth curved track AB joined to a rough horizontal surface. जैसे डायग्राम में दिया है कि ये A पॉइंट के पर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है वो ग्राउंड से 1 मीटर हाइट पे है और ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है. रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज जॉइंट टू अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब ये ए बी जो है वो पूरा स्मूथ है, पर बी से आगे वाला जो पोर्शन है वो रफ पोर्शन होगा, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन्ड है. द रफ सरफेस हैज अ फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ 0.2. हमें ये जो यहाँ से आगे जो रफ हॉरिजॉन्टल सेक्शन है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.2. If the block is start slipping on a track from a point 1 meter above the horizontal, ये जो डिस्टेंस दिया है अबव 1 मीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल से ये स्टार्ट कर रहा है, हाउ फार विल इट मूव ऑन अ रफ सरफेस. अब देखो मैं यहाँ पे डायग्राम जो है वो फिर से ड्रॉ करता हूं. ये हमारा ब्लॉक है, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये जो है वो रफ सरफेस है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है हमें 0.20. यहाँ पे मैंने हमें क्वेश्चन में दिया है उसी तरीके से, ये है हमारा पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, और मैं मान लेता हूं अब होगा क्या, यहां से ये स्लाइड होते हुए नीचे आया, इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी होगी 0, फिर बी पॉइंट पर जब हम पहुंचेंगे वहां पे उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, फिर ये वेलोसिटी की वजह से ये आगे जाएगा, पर यहाँ पे तो जो है वो रफ सरफेस है, रफ सरफेस की वजह से इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये फ्रिक्शन की वजह से धीरे 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 इसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी एंड फाइनली जो है वो ये रुक जाएगा. तो हमें क्या निकालना है, ये जहां पे रुक रहा है वो मैं मान लेता हूं पॉइंट सी, तो ये बी से सी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिस्टेंस हमें निकालना है. आया समझ में? तो ये बी सी डिस्टेंस हमें कितना है वो निकालना है. अब सबसे पहले देखो जितनी भी चीजें हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है, वेट दिया है 10 न्यूटन, तो इस ब्लॉक का पूरा वेट W जो है वो 10 न्यूटन. अब मैं सबसे पहले बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है वो वेलोसिटी निकाल लेता हूं, फिर बी से सी की हम आगे बात करते हैं. देखो बी ए और बी, पहले तो ए और बी की जब बात करेंगे तब इस ट्रैक में कहीं पे भी फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन हम यूज कर रहे हैं. तो सबसे पहले ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी, ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी एंड बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी. ए पॉइंट के वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो काइनेटिक एनर्जी 0. ये जो है वो कितनी हाइट पे है, 1 मीटर, सो पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाएगी mgh. बी पॉइंट पर है तो वहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी है हमारी, एक मिनट, तो ये बी पॉइंट पे वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर एंड अब ये ग्राउंड पे है, सो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0. अब इसे कैलकुलेट कर दे तो देखो क्या हो गया, देखो यहाँ पे मास मतलब वेट जो हमें दिया है दैट इज mg, तो ये mg इक्वल टू 10 न्यूटन. g की वैल्यू अगर मैं 10 पुट कर देता हूं तो मास मुझे कितना मिल जाएगा, 1 kg. अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, मास जो है वो 1 kg, g की वैल्यू 10, हाइट जो है वो 1 मीटर, ये 1/2, मास फिर से 1 kg, vb की वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा vb स्क्वायर इज इक्वल टू 20. सो vb आपका कितना मिल गया, √20 मीटर पर सेकेंड. सो हमें बी पॉइंट की वेलोसिटी मिल गई √20 मीटर पर सेकेंड. अब हमें तो ये चाहिए कि बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जो हम जा रहे हैं वहां पे कितना डिस्टेंस कवर करें. अब देखो अगर बी से सी में मैं अगर एफबीडी ड्रॉ करूं तो क्या होगा, एक तो होगा ग्रेविटी की वजह से फोर्स mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो कि होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये मोशन को अपोज करेगा. अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रही तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, mg के जितना. फ्रिक्शनल फोर्स जो है वही हमारी मोशन को
अपोज कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब मैं इसी को यूज कर रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स होगा एफ इक्वल टू एम ए। फ्रिक्शनल फोर्स को हम लिख सकते हैं म्यू इंटू एन इक्वल टू एम ए, एंड नॉर्मल हमारा कितना है, नॉर्मल है mg के जितना। तो यहां से मास कैंसिल, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, म्यू इंटू जी। तो ये जो b से आगे की मोशन हो रही है उसमें एक्सेलरेशन या फिर एक्चुअल में रिटार्डेशन, वो है आपका म्यू जी। अब मैं यूज कर रहा हूं नेक्स्ट इक्वेशन, तो क्या होगा अगर मैं थर्ड इक्वेशन यूज करूं, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी b पॉइंट पे √20 का स्क्वायर, रिटार्डेशन जो हमारे पास था वो है E इज इक्वल टू म्यू जी, और ये रिटार्डेशन है तो आप नेगेटिव में लिख सकते हो माइनस म्यू इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट। माइनस से माइनस कैंसल, √20 का स्क्वायर 22 इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, जी की वैल्यू 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये हो गया 10, अच्छा ये 20 और ये भी 20 कैंसल, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 1/0.2, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। मतलब बी पॉइंट से आगे 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ब्लॉक जो है वो रुक जाएगा। यहाँ पे बी से आगे कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद पूरा ब्लॉक जो है वो रुक जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। हमें दिया है यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m, चेन है, चेन का मास दिया है m, एंड लेंथ l इज ओवरहैंगिंग अ टेबल विथ इट्स 2/3 पार्ट ऑन अ टेबल। हमें दिया है कि ये टेबल है और यहाँ पे एक चेन रखी हुई है, एंड चेन का 2/3 पार्ट इज ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर 2/3 पार्ट है, तो यहाँ पे कितना हैंग हो रहा होगा, 1/3 पार्ट। तो इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। ये जो है वो आपका 1/3 पार्ट और ये जो है वो आपका 2/3 पार्ट। We have to find the work to be done by a person to put the hanging part back on the table। मतलब यहां से अगर मैं इस चेन को खींच रहा हूं, तो हम जो खींच रहे हैं तो हमें ये पार्ट को ऊपर ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पे अगर इस चैप्टर में मेनली वर्क डन की जहां पे भी बात होगी, तब आप वर्क एनर्जी थियरम यूज कर पाओ। वर्क एनर्जी थियरम क्या था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं ये चेन की बात करूं तो इनिशियली ये पूरी चेन रेस्ट पे होगी, यहाँ पे जो पार्ट है वो पूरा ऊपर भी आ गया, तब भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी, 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके लिए क्या हो जाएगी, 0। तो काइनेटिक एनर्जी में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो यहाँ पे कितने फोर्सेस है, एक तो हम यहाँ से खींच रहे हैं, तो हम जो खींचने वाले हैं वो हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी ने भी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगेगा, इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, तो वो हमारी 0 है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, और वर्क डन बाय ग्रेविटी को हम लिखते हैं नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखना, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं तो ये रेफरेंस लाइन में मान के चल रहा, इनिशियली जो ये 12/3 पार्ट है वो तो रेफरेंस लाइन पे है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो गई, 0। एंड फाइनली पूरी चेन ऊपर आ जाएगी, तो सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, 0। मैं दो केसेस की बात कर रहा हूं, ये इनिशियल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन में ऐसा कुछ होगा कि पूरी चेन जो है वो ऊपर आ गई। अगर पूरी चेन ऊपर आ गई है तो पूरी चेन रेफरेंस लाइन पर है, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन दैट केस विल बी 0। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो आपकी 0 है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसकी होगी, ये L/3 पार्ट की।
ये अगर चेन का पूरा मास में m मान लूं तो इसका जो हो जाएगा वो 2m/3 और इसका हो जाएगा m/3, इसका मास जो होगा वो m/3। अब ये पूरा m/3 मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर मैं इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे मान सकता हूं, यहीं पे कहीं पे हम इसका सेंटर ऑफ मास मान सकते हैं। तो ये L/3 है तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा L/6 पे। तो मैं ये मान सकता हूं कि ये जो मास m/3 है वो कहां पे होना चाहिए, इसके सेंटर पे, मतलब L/6 पे होना चाहिए। अब देखो यहां हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी तो 0 ही है, बस इसकी लिखनी है। तो ये मास हो गया m/3 इंटू जी इंटू एच। तो हाइट जो है वो ये रेफरेंस लाइन से हम नीचे की डायरेक्शन में है, तो ये L/6 आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस L/6। ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा mgl/18। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना मिलेगा, mgl डिवाइड बाय 18। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 38। इनकेस बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, इनकेस अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं जो है वो आपकी पूरी हेल्प कर पाऊं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अब यहाँ पे हमें दिया यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास m। फिर से वही चेन वाला क्वेश्चन है, लेंथ L है, मास m है। इट इज ओवरहैंगिंग ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल विथ इट्स 2/3 पार्ट इज ऑन अ टेबल। मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ, पिछला क्वेश्चन है उसकी तरीके से ही कुछ है कि 2/3 पार्ट जो है वो टेबल के ऊपर है, 1/3 जो है वो नीचे है। ये हमारी चेन हो गई, चेन का 2/3 पार्ट जो है वो ऊपर है एंड 1/3 पार्ट, ये 2/3 पार्ट मतलब ये 2L/3 जो है वो टेबल के ऊपर है एंड 1/3 का मतलब L/3 जो है वो हैंगिंग है। हमें निकालना है द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द चेन। ये टेबल एंड चेन के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया है। वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यूरिंग द पीरियड द चेन स्लिप्स ऑफ द टेबल। तो फिर कितना वर्क डन हुआ होगा फ्रिक्शन की वजह से। अगर ये पूरी चेन यहां से नीचे स्लिप हो रही है तो यहाँ पे जो भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड है वो फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क डन करा होगा। अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे चेन जो है वो नीचे स्लिप होती जाएगी वैसे वैसे जो यहाँ पे टेबल के ऊपर लेंथ है वो लेंथ भी धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी। अगर यहाँ पे लेंथ रिड्यूस हो रही है तो धीरे धीरे ये चेन पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होता जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहीं ना कहीं वेरिएबल है, क्योंकि चेन की लेंथ धीरे धीरे ऊपर के टेबल से रिड्यूस हो रही है। अब अगर लेंथ वेरिएबल है, या सॉरी लेंथ वेरिएबल है तो फोर्स वेरिएबल है, और वेरिएबल फोर्स के वर्क डन की हमारे पास फॉर्मूला है, तो मुझे कहीं ना कहीं उसी को यूज करना पड़ेगा। अब देखो यहां अगर मैं ऐसा मान लू कि ये जो यहां से नीचे स्लिप हो रही है वो x के जितनी स्लिप हो गई, तो यहाँ पे जो इनिशियल चेन थी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि यहां से ये x पार्ट नीचे आ गया तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, L/3 प्लस x के जितना पार्ट जो है वो नीचे स्लिप हो गया। तो ये ऊपर अगर ये x नीचे आई है तो ऊपर भी तो क्या होगा, x के जितनी लेंथ कम हो जाएगी। तो टेबल के ऊपर जो भी चेन की लेंथ है वो x के जितनी कम हो गई, तो वो हो गई 12/3 माइनस x। आया समझ में, मैंने कुछ नहीं करा। अगर ये स्लिप हो रही है तो x के जितनी डाउनवर्ड डायरेक्शन में गई तो यहां से भी x के जितनी चेन जो है वो आगे बढ़ गई होगी। अब मैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहा हूं कि इस चेन पर लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, तो मैं सबसे पहले एफपीडी बनाता हूं। अब एफपीडी तो सर आसानी से बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। ये जो चेन है उसका जो भी मास होगा वो मास को मैं लिखूंगा, मास की वजह से ग्रेविटी का फोर्स mg, फिर नॉर्मल रिएक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड एक और फोर्स होगा दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, वो होगा हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स।
अब ये धीरे धीरे जैसे ही चेन आगे जा रही है उसी तरीके से फ्रिक्शन में क्या चेंज होगा, तो हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें। फ्रिक्शनल फोर्स आपका हो जाएगा म्यू इंटू एन। एंड नॉर्मल रिएक्शन देखो, नॉर्मल ऊपर लग रहा है एंड एनजी नीचे है। अब मुझे तो क्या निकालना है, पूरी चेन के मास से मतलब नहीं है, जो पार्ट ये टेबल के ऊपर है उसका जो भी मास होगा उस हिसाब से एमजी लगने वाला है। तो ये टेबल के ऊपर मास कितना है, तो टेबल के ऊपर चेन की लेंथ जो है वो लेंथ है आपकी 12/3 माइनस एक्स, और मास चाहिए तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, लीनियर मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज m बाई एल। तो ये मास क्या मिला, जो टेबल के ऊपर चेन है उसका मास मिल गया, दैट इज 12/3 माइनस एक्स इंटू एम बाई एल। ये मास मिल गया फोर्स के लिए इंटू जी। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो टेबल के ऊपर चेन है उस पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स इस तरीके से होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम स्लाइड करते जाएंगे वैसे वैसे एक्स बढ़ता जाएगा। एक्स अगर बढ़ता जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स धीरे धीरे कम होता जाएगा, मतलब ये जो फोर्स है वो वेरिएबल है। वेरिएबल फोर्स की वजह से अगर वर्क डन चाहिए तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। यहाँ पे फोर्स है आपका फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, ये है 12/3 माइनस एक्स इंटू एम बाई एल इंटू जी, और डी एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे है, तो एंगल 180 डिग्री की वजह से cos 180 हो जाएगा -1। और हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा है तो लिमिट क्या होगी, x की लिमिट इनिशियल 0 थी एंड फाइनली x जब पूरी चेन जो है वो स्लिप हो जाएगी तब लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 12/3। अब देखो ये म्यू इंटू एम जी अपॉन एल, यहां पे हो गया ये 12/3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और ये -1 जो है वो यहाँ पे लिमिट हो गई 0 से लेकर 12/3। अब देखो मैं फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो ये 12/3 जो है वो उसका इंटीग्रेशन होगा dx के x के रिस्पेक्ट में 12/3 इंटू एक्स, और ये x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। तो हम यहाँ पे करते हैं माइनस म्यू एम जी बाई एल एज इट इज, माइनस म्यू एम जी अपॉन एल जो है वो एज इट इज, इंटीग्रेशन हमने करा 12/3 इंटू एक्स, 12/3 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा x²/2। लिमिट जो है वो 0 से लेकर 12/3। अब लिमिट पुट कर देते हैं माइनस म्यू एम जी बाई एल, ये हो गया 12/3। अपर लिमिट है वो आपकी 12/3, लोअर लिमिट 0 है तो उसकी फिगर करने की जरूरत नहीं है। फिर से अपर लिमिट आपकी 12/3 का स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट 0। अब क्या होगा देखो, माइनस म्यू एम जी अपॉन एल, ये हो जाएगा 4l² अपॉन 9, ये हो जाएगा 4l² अपॉन 9 इंटू 2 दैट इज 18। तो ये हो गया माइनस म्यू एम जी अपॉन एल 4l²/9, 4l²/18, तो ये हो जाएगा 4l² अपॉन 18 दैट इज 2/9, और एक एल भी कैंसल, तो ये हो गया -2/9 म्यू एम जी एल, है ना। ऐसा कुछ आंसर हमारा आना चाहिए। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, आंसर्स भी मैच कर लेते हैं। आंसर्स हमारा 2/9 म्यू एम जी एल, -2/9 म्यू एम जी एल सही आंसर है। होपफुली आपको सारी चीजें हमने किस तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन करा है वो समझ में आई होगी। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4040। A block of mass 1 kg is placed at a point A of a rough track as shown in figure. अच्छा, यहाँ पे एक ट्रैक दिया है जिसमें पॉइंट ए जो है 1 मीटर हाइट पे है, पॉइंट बी जो है वो 0.8 मीटर हाइट पे है, और हमसे कहा गया है कि रफ ट्रैक है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे ये पूरी रफ सरफेस है। और क्या दिया है,
इफ स्लाइटली पुश टुवर्ड्स द राइट, अब मैंने इसको स्लाइटली पुश करा है, स्लाइटली पुश करने का मतलब यह है कि इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, 0। इट इज स्टॉपिंग एट पॉइंट बी ऑन अ ट्रैक, तो बी पॉइंट पे जाके ये रुक गया, सो वेलोसिटी एट पॉइंट बी पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो 0। कैलकुलेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ ब्लॉक ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम ए टू बी, तो फिर ए टू बी में फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क डन करा है, वो वर्क डन हमें निकालना। चल, अब सबसे पहले मैं एफवीडी ड्रॉ कर रहा हूं। एफवीडी में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहां पे होगा ग्रेविटी का फोर्स दैट इज mg, फिर यहाँ पे होगा नॉर्मल रिएक्शन, एंड यहाँ पे रफ सरफेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब क्या होगा देखो, ब्लॉक अगर मान लो यहां पे, तो उस केस में नॉर्मल फोर्स जो है वो ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये पूरी जर्नी में किसी भी जगह पे या किसी भी पॉइंट पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या फिर नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। अगर नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑलवेज 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वर्क एनर्जी थियरम को यूज कर रहा हूं। वर्क एनर्जी थियरम था वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे एक फोर्स है ग्रेविटी का, एक फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, एक फोर्स है आपका नॉर्मल रिएक्शन, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी भी 0, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। अब यहाँ पे नॉर्मल का वर्क डन भी 0 होगा क्योंकि नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहां से वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी को हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिखना है, तो क्या लिखेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे mgh, तो ये mg और हाइट जो है वो बी पॉइंट की और mg मतलब ए पॉइंट की हाइट। अब देखो यहाँ पे mg कॉमन है, mg कॉमन की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, मास 1, g की वैल्यू 10, बी पॉइंट की हाइट है आपकी 0.8, ए पॉइंट की हाइट है 1, तो ये 10 इंटू 0.2 माइनस 0.2, तो ये हो गया आपका -2 जूल। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाएगा -2 जूल। तो जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया उसमें फ्रिक्शनल फोर्स ने वर्क डन करा -2 जूल के इक्वल। बहुत ही मतलब ये नॉर्मल सा क्लास नोट्स में आपको शायद ऐसे क्वेश्चंस दिख भी जाएंगे, बस ये बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे यूज करता है उसका एक इनिशियल एग्जांपल है जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर। चलो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41। इसमें दिया है ब्लॉक ऑफ मास 5 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग व्हिच इज स्ट्रेच बाय 10 सेंटीमीटर अंडर द लोड ऑफ द ब्लॉक। हमें ये एक स्प्रिंग दी है, ये स्प्रिंग के साथ, ये स्प्रिंग है हमारी, स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक है और ब्लॉक का मास दिया है 5 kg, और ये ब्लॉक के मास की वजह से स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है, कितनी हो रही है 10 सेंटीमीटर के जितनी। तो मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूं कि ये ब्लॉक की वजह से स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो गई है अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर, जैसा क्वेश्चन में मेंशन करा है। अब हमें क्या दिया है कि द ब्लॉक इज गिवन अ शार्प इंपल्स फ्रॉम द बिलो सो दैट इट इज एक्वायरिंग अ स्पीड ऑफ अपवर्ड्स 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम यहां से इसे एक इंपल्स दे रहे हैं, मतलब एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रहा है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड की वजह से अब ये ऊपर जा रहा है। तो हमें पूछा है हाउ हाई विल इट राइज, तो अब यहां से इसे वेलोसिटी देने की वजह से ये ऊपर कितना जाएगा वो हमें निकालना है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे, अच्छा फाइनल डायग्राम भी मैं कुछ ड्रॉ कर दूं। हो सकता है कि ये 2 मीटर पर सेकेंड की वजह से ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके हो सकता है कि ये जो उसकी नेचुरल लेंथ है उसको भी कंप्रेस कर दे, तो ऐसा कुछ हो जाएगा।
तो ये अपनी नेचुरल पोजीशन से मान लो x के जितना ऊपर चला गया, पर मुझे यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी है वहां से मैं ये देख सकता हूं कि ये 10 सेंटीमीटर नीचे जाके ये इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि 5 kg की वजह से ये 10 सेंटीमीटर के जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ग्रेविटी का फोर्स होगा 5g विच विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स होगा kx के जितना। अब देखो kx और mg इक्विलिब्रियम में होंगे तो kx और mg जो है वो सेम होने चाहिए। x जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1 मीटर, मास जो है वो है 5 kg एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हो गया 10। तो क्या हो गया ये 50 अपॉन 0.1 500 न्यूटन पर मीटर। तो स्प्रिंग का कोफिशिएंट हमें कितना मिल गया 500। अब देखो यहाँ पे मैं पॉइंट्स मार्क कर देता हूं, यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं तो इसे मैं कहता हूं पॉइंट ए, और यहाँ पे हो सकता है कि हमारी मोशन कंप्लीट हो रही हो तो ये हमारा पॉइंट बी। ए और बी पॉइंट पे मैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी फ्रिक्शनल फोर्स की बात नहीं है, तो मैं डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकता हूं। तो हम लिख सकते हैं कि ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ए पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी दी है, कितनी है हमारी 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी का इंपल्स दिया हुआ है। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये ब्लॉक जो है वो ये रेफरेंस लाइन से नीचे है 10 सेंटीमीटर, सो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। एच जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका 10 सेंटीमीटर माइनस 0.1 प्लस स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हुई है, कितनी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k x स्क्वायर, x आपका फिर से 0.1 का स्क्वायर। अब बी पॉइंट पे जहां पे ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाने के बाद या फिर उस पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो जीरो हो जाएगी, सो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी तो ये रेफरेंस लाइन से x हाइट ऊपर है, सो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh, मतलब 5 इंटू 10 इंटू एक्स, एंड स्प्रिंग कंप्रेस हुई है तो स्प्रिंग की भी पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगी 1/2 k x स्क्वायर, k जो है वो आपका 500 मतलब k x स्क्वायर। अब इन सबको हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब ये 2 and 2 कैंसिल हो गए, 5 into 2 दैट इज 10, ये हो जाएगा -5, ये 500 into 0.1 का स्क्वायर हो गया 5/2 2.5 इज इक्वल टू ये हो गया 50 into x, और ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 2 250 का 250 x स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 5 5 प्लस 2.5 7.5 इज इक्वल टू 50x प्लस 250 का स्क्वायर। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कुछ, ये 7.5 वहां पे हम कर देते हैं तो ये हो गया 250x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 7.5 प्लस 50x माइनस 7.5 इक्वल टू 0। 5 से मैं फैक्टर कर देता हूं तो ये 5 से 50x प्लस 10x और ये हो गया 1.5, फिर से 5 से फैक्टर कर दो तो ये हो गया 10x प्लस 2x माइनस 0.3 इक्वल टू 0। अब इसे मैं सिंप्लीफाई मतलब इसके रूट्स निकाल लेता हूं। रूट्स के लिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए दैट इज 20। क्या हो गया ये -2 प्लस और माइनस, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4 इंटू ये 10 इंटू 0.33 4 इंटू 3 12 अपॉन 20। क्या हो गया हमारा x इज इक्वल टू -2 प्लस और माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 अपॉन 20, तो x आपका हो जाएगा 2/20 दैट इज 0.1 मीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर तो आपको कहां से मिला,
10 सेंटीमीटर तो यहां से ऊपर गए, इनिशियल पोजीशन से 10, यहां से यहां तक 10 और यहां से यहां तक और दूसरा 10 सेंटीमीटर, तो टोटल आपकी जो इनिशियल पोजीशन थी या फिर जो पोजीशन ए थी वहां से आप 20 सेंटीमीटर हाइट पे ऊपर जाने वाले हो। तो हमें यही पूछा है हाउ हाई विल इट राइज, तो ये टोटल 20 सेंटीमीटर यहां से राइज करेगी। होपफुली आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। A block of mass 250 gram is kept on a vertical spring of a spring constant 100 Newton and it is fixed from below। मैं यहाँ पे ऐसे दिया है कि एक ब्लॉक है जिसका मास दिया है, मास ऑफ ब्लॉक इज 250 ग्राम और उसे एक स्प्रिंग पे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज 100 न्यूटन पर मीटर। तो इस तरीके से हमारी स्प्रिंग है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, मास ऑफ ब्लॉक जो है वो है 250 ग्राम और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। The spring is now compressed to have a length 10 centimeter shorter than its natural length। अब क्या होगा, इसकी जो भी ये नेचुरल लेंथ है वहां से 10 सेंटीमीटर ये शॉर्टर हो गई, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से 10 सेंटीमीटर शॉर्टर लेंथ है। यहाँ पे ये ब्लॉक है 250 ग्राम और ये हुआ वो कितना हुआ 10 सेंटीमीटर शॉर्ट। The system is released from this position, how high does the block will rise। अब यहाँ से हम सिस्टम को रिलीज कर रहे हैं तो ये कितना ऊपर राइज करेगा, पिछला क्वेश्चन के जैसा ही है, बस थोड़ी जो अरेंजमेंट है वो चेंज करी है। हमें बेसिकली वही निकालना है कि यहाँ से ये ऊपर कितना जाएगा। अब मैं ये फाइनल पोजीशन ड्रॉ नहीं कर रहा, पर फाइनल पोजीशन में ये मैक्सिमम, जब हाई ब्लॉक जो है वो सबसे मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, उस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होगी। तो ये मैं मार्क कर दूं, अगर इसकी इनिशियल पोजीशन ये है पोजीशन ए, पोजीशन बी पे जब होंगे तब वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, क्योंकि ये ब्लॉक मैक्सिमम हाइट पे है। अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों ब्लॉक्स की सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब हमें कहा है कि सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस पोजीशन, सो इनिशियल वेलोसिटी इसकी मैं क्या मान लूंगा, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो ये रेफरेंस लाइन में ये मान लू अगर, तो यहां से 10 सेंटीमीटर मैं नीचे हूं तो ये mgh, h आपका हो गया -0.1 प्लस स्प्रिंग भी आपकी कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/2 kx²। k की वैल्यू है आपके पास 100 इनटू x जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर, 0.1 का स्क्वायर। पॉइंट बी पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे पॉइंट बी की तो क्या लिखेंगे, mgh। फिर से ये इस लाइन से x के जितना ऊपर हम जा रहे हैं ऐसा मैं मान लू, तो ये पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो ये हो गई 0.25 इंटू जी इंटू एच, ये h हाइट पे हम ऊपर गए और ये जब ब्लॉक यहां से ऊपर चला गया तो फिर अब स्प्रिंग में ना कोई कंप्रेशन है ना कोई एक्सटेंशन है, तो स्प्रिंग जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ में होगी। इसे सिंप्लीफाई कर दो, ये 10 इंटू 0.11 ये हो गया -2.5, ये 100 इंटू 0.1 का स्क्वायर दैट इज 1, 1 डिवाइड बाई 2 0.5, ये हो गया 2.5 इंटू एच। यहां से ये क्या हो जाएगा आपका 0.25 इक्वल टू 2.5 इंटू एच, तो एच आपका हो जाएगा 0.1 मीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर गए तो ए पॉइंट से ऑलरेडी यहाँ पे 10 और दूसरा 10, मतलब टोटल आप कितना राइज करोगे, टोटल 20 सेंटीमीटर। इसमें भी 20, आगे भी शायद आंसर 20 था, इसमें भी ब्लॉक जो है वो 20 सेंटीमीटर नीचे से ऊपर राइज करने वाला है। दोनों ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्वेशन से ही हमने सॉल्व करा है, तो इसी तरीके से सॉल्व कर पाए। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43।
ये क्वेश्चन जो है वो बच्चों थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ी एफर्ट लगेगी, तो कोशिश करो कि इसे मैं मतलब इसे आप सबसे पहले पॉज करके ट्राई करो सॉल्व करने की, फिर अगर नहीं हो रहा तो फिर सॉल्यूशंस देख लेना। चल क्या दिया है देखो क्वेश्चन में, figure shows a spring which is fixed at the bottom end of a inclination 37 degree। यहाँ पे ये स्प्रिंग जो है पूरी सिस्टम इंक्लिनेशन पे रखा हुआ है स्प्रिंग को, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 37 डिग्री। A small block of mass 2 kg is starts slipping down the inclined plane from a point which is 4.8 meter away from the spring। ये ब्लॉक है वो स्प्रिंग से कुछ 4.8 मीटर दूर है। ये स्प्रिंग से ब्लॉक जो है वो कितना दूर है, 4.8 मीटर। द ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग बाय 20 सेंटीमीटर। ये ब्लॉक इस स्प्रिंग, ये ब्लॉक जो है वो नीचे आ रहा है और ये स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर रहा है, 20 सेंटीमीटर। मतलब ये था 4.8 मीटर और ये था 20 सेंटीमीटर कंप्रेस कर रहा है। और हमें दिया है एक मिनट, यह हमारा 4.8 मीटर और ये कंप्रेस करा है हमने 20 सेंटीमीटर, हमने कंप्रेस कर दिया। और हमें क्या दिया है कि द ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग बाय 20 सेंटीमीटर, स्टॉप्स मोमेंटरीली, मतलब एक सेकंड के लिए कंप्रेस होकर यहाँ पे ये स्टॉप हो रहा है, एंड देन रिबाउंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अप द इंक्लाइन। ब्लॉक आया, स्प्रिंग को कंप्रेस करा, कितना करा 20 सेंटीमीटर, एंड फिर एक सेकंड के लिए रुक गया, फिर रिबाउंड हुआ। रिबाउंड कितना हो रहा है, 1 मीटर के जितना वापस जा रहा है। तो हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन प्लेन एंड ब्लॉक, एंड दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या होगा, ये दोनों चीजें निकालनी है। पहले तो हम अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या हो रहा है, एक ब्लॉक है जो ये स्लाइड करके नीचे आ रहा है, तो ये स्प्रिंग है उसकी नेचुरल लेंथ से ये 4.8 मीटर दूर था। फिर जैसे ये स्लाइड करके नीचे आया, स्प्रिंग कंप्रेस हुई, कितनी हुई 20 सेंटीमीटर के जितनी। फिर यहाँ पे ये एक सेकंड के लिए या फिर एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया, और फिर वहां से ये रिबाउंड करा। रिबाउंड कितना करा, 1 मीटर के जितना। तो यहाँ पे ये फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है एंड स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, ये दोनों चीजें निकालनी। अब मैं ये पूरी मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। फर्स्ट, जब ये नीचे आ रहा है वो फर्स्ट पार्ट, एंड फिर यहां से ये रिबाउंड हो रहा है वो सेकंड पार्ट। ये दोनों पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं। देखो दोनों की डायग्राम जो है वो मैं अलग ड्रॉ कर रहा हूं। ये ब्लॉक जब ऊपर से नीचे आएगा तब यहां पे ये कंप्रेस होगा। टोटल ये 2 kg यहां से शुरुआत हुई और यहां पे आया। ये टोटल था आपका 4.8 प्लस 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2, तो ये टोटल 5 मीटर यहां से ये कंप्रेस होने वाला है। ये हो गया आपका 37 डिग्री। और इसका अब हम फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा देखो। एक तो होगा ग्रेविटी का फोर्स दैट इज 2g, सेकंड होगा नॉर्मल रिएक्शन, थर्ड होगा स्प्रिंग का कुछ ना कुछ फोर्स होगा, एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ब्लॉक नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब मैं यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की बात है तो मैं कहीं ना कहीं वर्क एनर्जी थियरम को यूज कर, वर्क एनर्जी थियरम को हम यूज करते हैं तो क्या होगा देखो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे वर्क डन होगा ग्रेविटी का, वर्क डन होगा स्प्रिंग का, वर्क डन होगा फ्रिक्शन का, वर्क डन होगा नॉर्मल रिएक्शन का, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं। जब ये ब्लॉक सबसे लास्ट पोजीशन में है वहां पर एक मोमेंट के लिए वो रेस्ट पे,
तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। एंड शुरुआत जब कर रहा है तब भी वो रेस्ट से शुरुआत कर रहा है, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो आपकी 0 होगी। फिर वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो अब देखो ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होगा। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, 0। अब बचा वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। हमें ये पता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी होती है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग को भी हम लिखते हैं नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। अब ध्यान से देखते जाना सारी चीजें हम किस तरीके से सॉल्व करते। अब जैसे ये 5 मीटर के जितना डिस्प्लेस हुआ है, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 5 मीटर के जितना। एंगल अगर 37 है तो ये 3 मीटर होना चाहिए, ये 4 मीटर होना चाहिए, ये ट्राइंगल हमें पता है। अब मैं लिखना चाह रहा हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो रहा है। अब देखो ये नेगेटिव एज इट इज, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां से ये नीचे आ गया, तो उसी को मैं अगर रेफरेंस मान लूं तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh, मास जो है वो 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एच। अब देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, 3 मीटर के जितना, तो ये 3। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिखी, फिर से नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल कंडीशन में स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/2 kx²। ये कितना कंप्रेशन है, 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 का स्क्वायर। इनिशियली स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ में, जब ब्लॉक यहाँ पे है तो नेचुरल लेंथ में कंप्रेशन कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वो हम लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इनटू एन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, देखो ये 30 से सॉरी 2g का ये कंपोनेंट दैट इज 2g cos 37, तो ये आपका हो जाएगा 16, 20 इंटू 4 80, 80 डिवाइड बाई 5 60, तो ये म्यू एन आपका हो गया 16। और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में एंगल जो होगा वो होगा आपका 180 डिग्री, सो 180 इज -1 इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो क्या होगा, ये 20 इंटू 3 दैट इज 60, ये हो जाएगा आपका 0.04 अपॉन 2, तो ये 0.02, और ये हो जाएगा -80 म्यू, क्योंकि 16 5 18 म्यू, और ये माइनस, इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। कब की इक्वेशन है, जब ब्लॉक ऊपर से नीचे आया, तो ऊपर से नीचे जो ब्लॉक आ रहा है उस टाइम पे मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करा। अब सेम में वर्क एनर्जी थ्योरम जब नीचे से ऊपर जा रहा है तब के लिए यूज कर रहा हूं। अब देखो वही चीज मैं यूज कर रहा हूं, पर अब ब्लॉक जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, एंगल हमारा 37, यहां पे हमारी स्प्रिंग है, ब्लॉक यहां से ऊपर जाया, कितना गया है, 1 मीटर के जितना ब्लॉक जो है वो ऊपर गया, और ये हमारा 2 kg। अब फिर से ये ट्राइंगल अगर आप बनाओगे तो ये हो गया पूरा 1 मीटर, ये 37, तो ये हो जाएगा साइन 37 के हिसाब से 3/5, तो ये हो गया आपका 0.6 मीटर, और ये होना चाहिए 0.8। ये आप साइन 37 cos 37 से निकाल पाओ। अब जब ये ब्लॉक रिबाउंड हो गया, अब तो स्प्रिंग जो है वो उसकी नेचुरल लेंथ में, अब उसमें किसी भी प्रकार का कंप्रेशन या एक्सपेंशन नहीं है। मैं फिर से वही वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर रहा हूं, यहां से यहां तक जा रहे हैं, तो वही वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय
spring work done by friction work done by normal reaction is equal to change in kinetic energy. फिर से kinetic energy initial and final kinetic energy दोनों ही जीरो है, तो change in kinetic energy जीरो. Normal reaction and displacement always perpendicular होंगे, so work done by normal reaction भी जीरो है. अब हम फिर से यहाँ पे बात करते हैं. Work done by gravity is negative of change in kinetic energy. Spring का work done भी negative of change in potential energy of spring plus work done by frictional force is equal to zero. अब यहाँ पे देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक यहां से ऊपर चला गया, तो ये रेफरेंस से कितना ऊपर है हमारा 0.6 मीटर. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हम लिखेंगे mgh, मास था शायद 2 kg, m इंटू जी इंटू हाइट जो है वो अब है हमारी 0.6. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी क्योंकि इनिशियली ब्लॉक जो है वो मतलब ब्लॉक जहां पे है वहीं पे मैंने रेफरेंस लाइन मानी है. सो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. स्प्रिंग की बात करते हैं. फाइनली यहाँ पे ब्लॉक है तो उस टाइम पे स्प्रिंग में किसी भी प्रकार का कंप्रेशन नहीं है, सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो, बट इनिशियली कंप्रेशन है. सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2 kx². के की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, के की वैल्यू बच्चों, अच्छा के की वैल्यू तो निकालनी है, तो के की वैल्यू है 1/2 के और x². कंप्रेशन कितना था 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 का स्क्वायर इज प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स. फिर से वही फ्रिक्शनल फोर्स को लिखेंगे म्यू इंटू एन, एन को लिखेंगे mg cos 37 दैट इज 4/5 इंटू डिस्प्लेसमेंट. अब कितना हुआ नीचे से ऊपर, इसने में दिया है कि ये 1 मीटर के जितना ऊपर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो हमारा 1 मीटर के जितना. एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पे माइनस इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब इसे आप सिंप्लीफाई कर दो, आंसर हमारे मिल जाएंगे. ये हो गया आपका 6 इंटू टू दैट इज -12. ये माइनस माइनस प्लस के की वैल्यू हमें नहीं पता, ये हो जाएगा 0.04/2, तो ये हो गया 0.02 के. यहां से म्यू की वैल्यू नहीं पता, ये हो गया 20 इंटू 4 दैट इज 80, तो ये हो गया 16 इक्वल टू 0. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. दो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 है 60 प्लस 0.02 के माइनस 80 म्यू. 60 प्लस 0.02 के 60 प्लस 0.02 के माइनस 80 म्यू, माइनस 80 म्यू इज इक्वल टू 0. ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1. ये जो हमारी दो इक्वेशन आ रही है उसमें हमने शायद एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पे हमने मिस्टेक ना करी हो. इक्वेशन 1 एक बार देख लेते हैं. इक्वेशन 1 में वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स. यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने गलती से बच्चों क्या करा है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग हम लिखते हैं नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पर ये 2 बार नेगेटिव कर दिया जिसका कोई मतलब नहीं है, एक ही बार नेगेटिव की साइन होगी. तो यहाँ पे ये मैंने गलती से कर दिया है, आप ध्यान रखना. ये नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो अब ये क्या होगी, ये जो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया था वो यहाँ पे एक्चुअल में रहना चाहिए नेगेटिव. तो ये नेगेटिव है तो ये 0.02 भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव. तो ये 60 माइनस 0.02 है. बच्चों मुझसे यहाँ पे गलती हो गई है, मैंने 2 बार नेगेटिव नेगेटिव लिख दिया जबकि एक ही बार लिखना है, क्योंकि वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ये माइनस 0.02 के, तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस 0.02 के. अब इसको आप ऐड कर दो डायरेक्ट, तो क्या हो गया, ये तो कैंसल. -12 प्लस 60 दैट इज 48, 16 म्यू 80 म्यू दैट इज 96 म्यू इक्वल टू 0. तो क्या हो गया 48 इक्वल टू 96 म्यू, तो म्यू की वैल्यू होगी 48/96 दैट इज 0.5. तो हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिला 0.5. हमें दोनों निकालना है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन एंड
के की वैल्यू, अब ये म्यू की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे तो ये -12 प्लस 0.02 के माइनस म्यू जो है वो 0.5, 0.5 इंटू 16 दैट इज 8 इक्वल टू 0। तो ये 0.02 के इक्वल टू 20, तो के की वैल्यू शायद आ जाएगी आपकी 1000। सो स्प्रिंग कांस्टेंट आपको कितना मिल गया? 1000। के की वैल्यू इज 1000 न्यूटन पर मीटर। चलो आगे बढ़ता है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, पर अगर कॉन्सेप्चुअली चीजों को एनालाइज करते जाएंगे एंड जैसे मैंने यहाँ पे एक सिली मिस्टेक कर ली, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे तो ये क्वेश्चंस जो है वो अच्छे क्वेश्चंस है, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे अच्छे बिल्ड करता है। चल आगे बढ़ते हैं। Question number 44. A block of mass m is moving with a speed v, compresses a spring through a distance x before its speed is out. ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ये ब्लॉक मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v। यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ये ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग के साथ टकराता है, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v/2। तो हमें बिफोर इट्स स्पीड इज आउट, तो हमें ये निकालना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। ये स्प्रिंग के साथ x के जितना कंप्रेशन हो रहा है, तो ये तो आसान है, इसमें कहीं पे भी अगर फ्रिक्शनल फोर्स की बात नहीं है तो हम डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी, तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो स्प्रिंग की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, और ये ग्राउंड स्टेट में है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल स्टेट में ही मूव कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल स्पीड जो है वो बच्चों आधी हो रही है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv/2 का स्क्वायर, एंड अब कंप्रेशन होगा तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2 kx²। अब देखो 1/2, 1/2 एंड 1/2 कैंसल, ये हो गया mv², ये हो जाएगा आपका mv² अपॉन 4 प्लस kx²। mv² माइनस mv² बाई 4 दैट इज 3mv² बाई 4 इक्वल टू kx²। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज 3mv² अपॉन 4x²। तो यहां से हमें स्प्रिंग कांस्टेंट मिल गए। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर क्वेश्चन नंबर 44 तक के सारे क्वेश्चंस करे हैं। होपफुली बच्चों मैंने पूरी कोशिश करी है, आपको भी सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। इनकेस किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कंफ्यूजन है या फिर कोई डाउट है या फिर आपने कोई और मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करी है, तो आप वो सारी चीजें कमेंट में बता सकते हो, हम डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से सबका फायदा। तब तक अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम 45th क्वेश्चन से आगे करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहो बहुत बढ़िया तरीके से। ऑल द बेस्ट।